नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2022 के डेटा के हिसाब से लगभग 6,500 औरतें दहेज की वजह से अपनी जान खो बैठी। मतलब हर दिन 19 ऐसे केसेस सामने आते हैं। पर हम डेटा की बात नहीं करेंगे, लॉ की बात करेंगे, उन लीगल रेमेडीज की बात करेंगे जो आपको या आपके किसी नोन को ऐसी सिचुएशंस में हेल्प कर सकती हैं। चाहे कोई डाउरी का प्रेशर बना के हरास कर रहा हो या कोई अनफॉर्चुनेटली अपनी बेटी को दहेज की बोझ हो। ग्रेटर नोएडा की एक 26 साल की लड़की जिसे उसका पति उसके बेटे के सामने जला देता है। राजस्थान की एक स्कूल लेक्चरर जिसने अपनी 3 साल की बेटी के साथ खुद को आग लगा ली और सुसाइड नोट में लिखा कि उसका हस्बैंड और इन लॉज उसे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। और उत्तर प्रदेश की सिर्फ 23 साल की लड़की जिसे उसके इन लॉज ने फोर्सफुली एसिड पिला दिया क्योंकि उन्हें 10 लाख रुपए और एक कार चाहिए थी। ये केसेस भले ही अलग अलग जगह के हैं लेकिन स्टोरी एक ही है। हर ऐसे केस के बाद सवाल उठता है कि क्या हमारा लीगल सिस्टम काफ़ी नहीं है। लॉ मेड इजी बाय एसईसी टाइम्स के 3rd एपिसोड में हम एक ऐसे ऑफेंस पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक लीगल इशू नहीं बल्कि हमारे समाज का एक डीप रूटेड कंसर्न है। डाउरी डेथ्स। दहेज जो 1961 के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत बैन है, फिर भी हर साल हजारों लड़कियों की जान ले रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2022 के डेटा के हिसाब से लगभग 6,500 औरतें दहेज की वजह से अपनी जान खो बैठी। मतलब हर दिन 19 ऐसे केसेस सामने आते हैं और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है। ग्राउंड रियलिटी और भी अलार्मिंग है। पर आज हम डेटा की नहीं, लॉ की बात करेंगे। डाउरी डेथ्स एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें विक्टिम के परिवार को ना सिर्फ सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है बल्कि टफ लीगल बैटल्स भी लड़ने पड़ते हैं। लेकिन हमारा लीगल फ्रेमवर्क इस ऑफेंस को क्लियरली एड्रेस करता है थ्रू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कॉग्निजेंस, प्रोसिक्यूशन और रेमेडीज का पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। अब सोचिए एक सिचुएशन, आपके घर में शादी है और लड़के के घर वाले ओपनली डिमांड कर देते हैं एक एसयूवी कार, कैश और रिलेटिव्स के लिए गिफ्ट। लड़की के पेरेंट्स रिश्ता टूटने के डर से ये डिमांड्स फुलफिल करने लग जाते हैं। कभी कभी रिश्ते तोड़ने की धमकी भी मिलती है। क्या आप जानते हैं ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या लीगल ऑप्शंस हैं? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961 का सेक्शन 3 कहता है कि डाउरी लेना, देना या अबेट करना सब पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। पनिशमेंट मिनिमम 5 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन मिनिमम 15,000 या डाउरी की वैल्यू जो भी ज्यादा हो। वहीं सेक्शन 4 कहता है कि अगर कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डाउरी डिमांड करता है तो उसको मिनिमम 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट विच इज एक्सटेंडेबल अप टू 2 years और 10,000 तक फाइन हो सकता है। तो लॉ की पोजीशन क्लियर है। डाउरी की डिमांड हो या एक्सेप्टेंस, दोनों के लिए सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब एक सवाल उठता है, अगर किसी की बेटी की डाउरी डेथ हो जाती है तो उनके माँ बाप के पास कौन सी लीगल रेमेडी बचती है? इस सिचुएशन को स्पेसिफिकली कवर करता है सेक्शन 80 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो पहले सेक्शन 304B IPC था। ये प्रोविजन क्लियरली डाउरी डेथ को डिफाइन करता है। लॉ के हिसाब से अगर किसी वुमेन की डेथ उसके मैरिज के 7 साल के अंदर हो जाती है, चाहे वो डेथ बर्न्स, बॉडीली इंजरी या कोई भी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में हो, और ये प्रूव हो जाए कि उसकी डेथ से पहले उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने क्रूअलिटी या हरासमेंट किया था इन कनेक्शन विद डाउरी डिमांड, तो ऐसी डेथ को हम लीगली डाउरी डेथ मानते हैं। इस प्रोविजन में एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है। ऐसे हस्बैंड या रिलेटिव को डीम टू हैव कॉज्ड हर डेथ माना जाता है। विक्टिम की फैमिली के पास राइट होती है कि वो FIR रजिस्टर करे और प्रोसिक्यूशन के थ्रू मैटर कोर्ट तक ले जाए। अगर कन्विक्शन होता है तो पनिशमेंट भी काफी स्ट्रिंजेंट है, मिनिमम 7 year इम्प्रिजमेंट और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बट डू यू हैव अ फियर कि अगर सामने वाले पर केस बन भी गया तो क्या वो इजीली बच पाएगा? वेल नहीं, ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हैं। मतलब पुलिस डायरेक्टली केस रजिस्टर करके अरेस्ट कर सकती है और बेल लेना आसान नहीं है।
एक और इम्पोर्टेंट सवाल पे आते हैं। शादी के बाद अगर एक वुमेन को अपने ही घर में क्रूअलिटी फेस करनी पड़ती है तो लॉ इसे कैसे ट्रीट करता है? इस सिचुएशन के लिए है सेक्शन 86 और भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी का सेक्शन 498 था। ये सेक्शन स्पेसिफिकली क्रूअलिटी को डिफाइन करता है। लॉ कहता है अगर कोई पर्सन इंटेंशनली ऐसा कंडक्ट करता है जो वुमेन को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दे या उसकी लाइफ, लिम्ब, मेंटल या फिजिकल हेल्थ को सीरियसली इंडेंजर करे, तो वो क्रूअलिटी के एम्बिट में आता है। इसी तरह अगर एक वुमेन को हरास किया जाता है ताकि उसे या उसके रिलेटिव से कोई अनलॉफुल डिमांड जैसे प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी पूरी करवाई जाए या फिर डिमांड ना पूरी होने पर उसको टॉर्चर किया जाए, तो वो भी क्रूअलिटी की डिफिनेशन में फॉल करता है। तो क्वेश्चन ये है, जब घर जो एक वुमेन के लिए सबसे सेफ जगह होनी चाहिए वही टॉर्चर और हरासमेंट की जगह बन जाए, तो क्या लॉ चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 86 बीएनएस एक क्लियर मैसेज देता है कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप के अंडर भी हरासमेंट और क्रूअलिटी पनिशेबल ऑफेंसेस हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने लायक है। अगर एक वुमेन की डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में होती है और एविडेंस दिखाता है उसे डाउरी के लिए हरासमेंट हुआ था, कोर्ट इसे कैसे देखेगा? इसका जवाब मिलता है सेक्शन 118 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले सेक्शन 113B ऑफ द एविडेंस एक्ट था। प्रोविजन कहता है कि अगर ये स्टैब्लिश हो जाए कि वुमेन को उसकी डेथ से थोड़े ही समय पहले क्रूअलिटी या हरासमेंट फेस करना पड़ता था डाउरी डिमांड के कनेक्शन में, तो कोर्ट एक स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन ले लेगी कि उसकी डेथ अक्यूज ने ही कॉज की है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मली क्रिमिनल लॉ में जो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता था वो यहाँ रिवर्स हो जाता है। अब अक्यूज को ही ये प्रूव करना पड़ता है कि उन्होंने डाउरी डेथ कमिट नहीं की है। अब सोचिए एक और सिचुएशन, हस्बैंड और इन-लॉज बहू को घर पर रखने से मना कर देते हैं या फिर उसे डरा धमका के कंट्रोल करते हैं और ऊपर से उसे खर्चे के लिए पैसे भी नहीं देते। ऐसी सिचुएशन में लॉ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट बनाया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये एक्ट एक सिविल लॉ है जिसका पर्पस है वुमेन को उनके डोमेस्टिक रिलेशनशिप में इफेक्टिव लीगल रेमेडीज देना। इसका स्कोप क्रिमिनल नहीं है, लेकिन इसके थ्रू एक वुमेन मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और रेमेडीज ले सकती है, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर और मॉनेटरी रिलीफ। इस एक्ट का सेक्शन 3 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को क्लियरली डिफाइन करता है। इस डेफिनेशन के अंडर फिजिकल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज और इकोनॉमिक अब्यूज सब कवर होते हैं। बट क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ एक मैरिड वुमेन के लिए है? तो जो लिव इन रिलेशनशिप में हैं उनका क्या? वेल, ये एक्ट सिर्फ मैरिड वुमेन तक लिमिटेड नहीं है, ये उन वुमेन को भी प्रोटेक्ट करता है जो लिव इन रिलेशनशिप में है और उन्हें अपने शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का लीगल राइट देता है। कोर्ट्स ने भी बार बार इस पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए हैं। संजय कुमार जैन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में कोर्ट ने डाउरी को कर्स ऑन सोसाइटी कहा। वहीं सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में इनडायरेक्ट एविडेंस को भी एक्सेप्ट किया गया डाउरी हरासमेंट प्रूव करने के लिए। फिर के प्रेमा राव वर्सेस यादला श्रीनिवासा राव में ये कहा कि स्ट्रिक्ट लॉ सिर्फ तभी इफेक्टिव हैं जब सीरियसली इम्प्लीमेंट किए जाएं। तो क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या हम अपनी बेटियों को सिखा सकते हैं कि इसे बचा कैसे जाए? यस, सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। शादी के समय डाउरी को क्लियरली रिफ्यूज करना, हर हरासमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना इंक्लूडिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, मैसेजेस और विटनेसेस। अर्ली स्टेज में ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, महिला पुलिस थाना और वुमेन हेल्पलाइन जैसे 1091 अप्रोच करना चाहिए। अब सवाल ये है कि कानून होने के बावजूद डाउरी डेथ्स रुक क्यों नहीं रहे? हमारे कल्चर में डाउरी को अभी भी एक गिफ्ट के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। देयर इज स्टिल अ सिलेक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी जो लड़कियों को एक बोझ और कमोडिटी समझता है और वॉयलेंस को घर का प्राइवेट मैटर बोल के दबा दिया जाता है। बहुत सी औरतें अपनी राइट्स जानती ही नहीं और जो जानती हैं वो भी डर से रिपोर्ट नहीं करती।
इन्वेस्टिगेशन की स्पीड स्लो है, कन्विक्शन रेयर है और इसी वजह से डेटरेंस फेल हो जाता है। एक वर्ल्ड बैंक स्टडी ने दिखाया था कि रूरल मैरिजेस में 95% केसेस में डाउरी दिया गया था और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि 29% मैरिड वुमेन ने अपने हस्बैंड या इन लॉज से वायलेंस फेस किया है। मतलब दहेज एक कस्टम बन चुका है जो अब्यूज को सोसाइटी की तरफ से इनडायरेक्ट रिकग्निशन दे रहा है। इसलिए दहेज लेना देना ही नहीं बल्कि दहेज को नॉर्मलाइज करना भी ऑफेंस है। जैसे सावित्रीबाई फुले ने कहा था, अवेक, अराइज एंड एजुकेट, स्मैश ट्रेडिशंस, लिबरेट। ये था हमारा 3rd एपिसोड ऑफ लॉ मेड इजी। 4th एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।